ये आकाशवाणी है। आजादी की प्रथम लड़ाई पर केंद्रित सुनिए रूपक। दस्तावेज 1857। आलेख हरेंद्र प्रसाद। प्रस्तुतकर्ता लता शर्मा। तो सुनिए रूपक, दस्तावेज 1857। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी न्यारा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी न्यारा। ये ऐतिहासिक गीत है जो 1857 का सबसे बड़ा दस्तावेज है। ये गीत साबित करता है कि तब हिंदुस्तान एक होकर आजादी के लिए लड़ रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी उसमें शामिल थे। हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये ऐतिहासिक गीत पहली बार दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पयामे आजादी में छपा था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन फरवरी सन 1857 में दिल्ली से हुआ और इसके उर्दू, देवनागरी एवं बाद में मराठी में छपने के प्रमाण भी मिलते हैं। इसके प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक थे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी अजीमुल्लाह खां। इसमें मंगल पांडे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बाबू कुंवर सिंह जैसे बड़े क्रांतिवीरों की शौर्य गाथाएं भी प्रकाशित होती थीं। ऐसा माना जाता है कि इस दस्तावेज की सिर्फ एक प्रति ही शेष है, जो इस समय लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। इतिहास में दिल की एक धड़कन की तरह होते हैं दस्तावेज, जिसमें अतीत के एक एक पल की जीवंतता की अनुभूति की जा सकती है। अठारह मई 1857 अजीमुल्लाह खां ने पयामे आजादी में लिखा है। भाइयों, दिल्ली में फिरंगियों के साथ आजादी की जंग हो रही है। अल्लाह की दुआ से हमने उन्हें जो पहली शिकस्त दी है, उससे वो इतना घबरा गए हैं कि दूसरे किसी वक्त में वो ऐसी शिकस्त से भी नहीं घबराते। हमारे कान आपकी ओर इस तरह से लगे हैं जिस तरह रोजेदार मुअज्जिम की अजान की तरफ लगे रहते हैं। हमारी आंखें आपके दीदार के लिए प्यासी हैं। आपका फर्ज है कि आप फौरन आइए। हमारा घर आपका घर है। बिना आपकी आमद के गुलाब के फूल नहीं आ सकते हैं। सन 1857 में पयामे आजादी अपने नाम के अनुरूप प्रखरता के साथ आजादी का संदेश दे रहा था। पूरे विश्व की पत्रकारिता में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो सर हेनरी कॉटन ने इसके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया तो उन पाठकों को फांसी पर लटकाना शुरू किया जिनके घर से गलती से भी पयामे आजादी का एक भी अंक मिल गया। यह समाचार पत्र उस समय का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें छपा एक एक शब्द पूरे आंदोलन के स्वरूप, मकसद, नामकरण पर प्रकाश डालता है। इसी तरह कलकत्ता से हिंदी और बंगला में प्रकाशित सुधा वर्षन नामक समाचार पत्र भी अपने युग का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन दस्तावेजों की आजादी की लड़ाई में अतुलनीय भूमिका थी। उस समय के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का एक संदेश भी गौरतलब है। मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले हर कौम और मजहब के लोगों से मेरी इल्तिजा है कि इस नामुराद फिरंगी कौम से मुल्क की हुकूमत को छीनकर मुल्क के काबिल, समझदार और खुदा परस्त लोगों की एक पंचायत इकट्ठी करो और उसके हाथ में मुल्क सौंप दो। सारे मुल्क की एक पंचायत बनाओ और उन पंचों में से एक जज पंचायती तरीके से मुल्क का आईन बनाकर हुकूमत को चलावे।
मैं अपने सारे अख्तियार उस पंचायत को बड़ी खुशी के साथ देता हूं। बहादुर शाह जफर की ये ऐतिहासिक घोषणा 1857 की आजादी की पूरी संकल्पना के साथ स्वदेशी शासन प्रणाली लाने के लिए उठाई गई जोरदार आवाज थी। न जाने कितने संदेश, पत्र, पर्चे, सरकारी अधिसूचना, तत्कालीन पुस्तकें तथा गोपनीय दस्तावेज हैं जो 1857 के तथाकथित सिपाही विद्रोह के आजादी की लड़ाई में तब्दील होने की ओर इशारा करते हैं। इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में लिखा है, इसमें तनिक भी शक नहीं रह गया था कि विद्रोही विदेशी शासन से आजाद होना और पुरानी व्यवस्था को बहाल करना चाहते थे, जिसका कि जायज प्रतिनिधि दिल्ली का बादशाह ही था। जाने माने इतिहासकार और नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर विपिन चंद्रा का मानना है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दुनिया के इतिहास में यह है कि ये हिंदुस्तानी जनता ने इकट्ठा होकर के फॉरेन रूल के खिलाफ खड़े हुए और लड़े, बहादुरी से लड़े। जब तक हम ये देखें कि विद्रोहकारी कौन थे, कौन कौन जनता के कौन हिस्से उनसे जुड़े हुए थे, सिपाही थे, किसान थे, हमारे वीवर्स थे, हमारे बुनकार और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, हमारे उस वक्त के जमींदार भी थे, राजा महाराजा नवाब भी थे। 1857 के बाद जो इतिहास लिखा गया वो अंग्रेजी व्यू पॉइंट से लिखा गया। जो हिंदुस्तानी ढंग से लिखता वो जेल जाता। 1857 से लेकर के 1947 तक 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखना जो था वो राज नहीं परमिट करता था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो अपनी कविता लिखी जिसमें उसने कहा खूब लड़ रही मर्दानी, नज़म थी, कोई उसमें खास कुछ नहीं, वो बैन हो गई। उस दौर का साहित्य भी बहुत कुछ बयां कर देता है। उस युग के महान शायर मिर्जा गालिब ने बहुत पहले कह दिया था, चौक जिसको कहें वो मक्तल है, घर बना है नमूना जिंदा का। गालिब ने उन दिनों अपने खतों में कुछ कहकर और कुछ न कहकर बहुत कुछ दस्तावेजी बयान के रूप में कह डाला, जिसे समझने में आज भी इतिहासकार और साहित्यकार जुटे हैं। कई स्रोत होते हैं समय को समझने के, कभी ऐतिहासिक दस्तावेज तो कभी साहित्यिक और कभी पुरातत्व। तत्कालीन पुरोधाओं के भाषण भी कभी-कभी अपने युग को समझने में मददगार साबित होते हैं। 1857 में भी ऐसा हुआ। भारत में गुप्त सभाओं का दौर चल रहा था। लंदन के विद्वान अर्नेस्ट जोन्स ने अपने लेखन और भाषणों से ब्रिटिश हुकूमत को भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपने के लिए बार बार सचेत किया। उन्होंने अपनी रिवोल्ट ऑफ हिंदुस्तान कविता में लिखा है कि अंग्रेज अपनों का घर भरने के लिए भारत को खून के सागर में डुबो रहा है। अर्नेस्ट की ही तरह रिचर्ड कॉन्ग्रेव ने भारतीयों की गुलामी का विरोध किया। 1 मई 1959 को जब अंग्रेजी सरकार ने विजय दिवस मनाना चाहा, तो कॉन्ग्रेव ने उसका जमकर विरोध किया। उन्होंने भारत के 1857 के संघर्ष पर पर्चे भी निकाले। इस तरह दस्तावेजों के भिन्न भिन्न रूपों ने 1857 के इतिहास लेखन में ईंट एवं गारे का काम किया। दस्तावेजों के भिन्न भिन्न रूपों में एक रूप है पांडुलिपि। इसके महत्व को ध्यान में रखकर ही एक राष्ट्रीय मिशन बनाया गया। इसके सहायक निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार राणा बताते हैं, भारत सरकार द्वारा जो ये कार्यक्रम बनाया गया पांडुलिपि मिशन, मुख्यतः ये पांडुलिपियां जहाँ जहाँ पर भी है, चाहे घरों में हो, मठों में हो या किसी संस्था में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उनको सारे मानस्क्रिप्ट्स की जानकारी लेना है, उसकी डॉक्यूमेंट करना है, कहाँ कहाँ पर मानस्क्रिप्ट है, उसे क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है। उस मानस्क्रिप्ट को कलेक्ट करने के बाद हमारे डाटाबेस में आता है। हमने सेंटर्स करीब 80 सेंटर भारत में है, उनके माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ आता है। हम उनको फिर उसके बाद वेबसाइट में छोड़ने की इरादा है हमारा। और उसको करने के बाद यहाँ शोधार्थियाँ आते हैं
जो काम करने के लिए अपने अपने विषय को लेकर के, क्योंकि संस्कृत और भाषाओं में भी जो पांडुलिपियाँ हैं हमारे ज्ञान के, संस्कृति के धरोहर रही है। हमारे पास जो डाटा अभी है, जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हैं सारे, टोटल पांडुलिपि तो बहुत सारे, करीब करीब 18-20 लाख कलेक्ट हैं, और उसमें से जो इतिहास परक है और जो स्वाधीनता संग्राम परक केवल पांडुलिपियाँ हैं, उसमें से बहुत इतनी संख्या में नहीं है, लेकिन फिर भी 100 से ऊपर पांडुलिपियाँ हमारे पास जानकारी उपलब्ध है। स्वाभाविक है कि इतिहास की मीमांसा होती है। जो अच्छी बातें हैं वो एक बोल से दूसरे बोल बोलते बोलते हर बोलों के मुंह से निकलकर सुभद्रा कुमारी चौहान की कलम से संवर कर कविता बन जाती है। हमने सुनी कहानी थी, मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी एक ऐसी कविता है जो बढ़ते युग के साथ साथ एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनती चली जा रही है। दस्तावेजों का एक अहम रूप है वो पत्र जो तत्कालीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों, राजाओं या प्रशासकों द्वारा एक दूसरे को लिखे गए। ऐसे दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण है झांसी की रानी द्वारा महाराजा मर्दन सिंह को लिखे गए अनेक पत्र, जिनसे पुष्टि होती है कि भरतगढ़ दुर्ग में बैठकर 1857 की क्रांति की योजना दोनों ने मिलकर बनाई थी। लक्ष्मीबाई द्वारा मर्दन सिंह को संवत 1914 को लिखा एक पत्र। श्री महाराजा धीराज श्री महाराजा श्री मर्दन सिंह बहादुर जो देव एते श्री महारानी श्री लक्ष्मीबाई जो देवी के वाचने आप अपुन के समाचार भले चाहिए। यहाँ समाचार भले हैं आप पर हाल जो कि आपको जावो फेरे को भो रहू बखत अपुन सो बातचीत भाई थी कि दामोदर राव को गोद की कार्रवाई चल रही है और अंग्रेजन की मनसा गोद की नहीं दिखत है। ए विदेशी काऊ के मीत नहीं है और यही हमारी अपुन की बातचीत तालबैठ के किले में भई थी। सो अपुन को ही भरोसो है काय से अपुन बुंदेलन से जेठी गद्दी पर विराजे हो। सो हमको अपुन से हर वक्त सलाह लेने हैं, पाती समाचार देवे में आवे। इस पत्र में संवत 1914 की मुहर लगी हुई है। मर्दन सिंह ने इस पत्र का उत्तर दिया। तब प्रत्युत्तर में जो पत्र महारानी लक्ष्मीबाई ने मर्दन सिंह को लिखा वो 1857 के भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें स्वराज एवं अपना शासन और हमारा देश जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। ये शब्द क्रांति के चरित्र को उजागर करते हैं। रानी झांसी ने प्रत्युत्तर में लिखा, श्री महाराजा श्री राजा मर्दन सिंह बहादुर जो देव एते श्री महारानी लक्ष्मीबाई के भले चाहिए। यहाँ के समाचार भले हैं। आप पर पाती दीवान गौस सबू लियाई सो पढ़कर खुशी भई। आप पर अपुन की व हमारी व शागड़ और तात्या टोपे की जो सलाह करी थी कि स्वराज भयो शासन भयो चाहिए। यही हमारी राय की चाहिए। अपनों ही देश है और बानपुर अपुन ने तोपे गोले ढरवाए हैं। ई बात को बाहर नहीं मयो चाहिए। कैसे टीकमगढ़ रानी लड़ई सरकार वे नत्थे का दीवान विदेशियों की बात को ख्याल रखत है और यही बात जाहिर कर जानवी। पाती समाचार। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। कहते हैं कि जब लाल किले में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चल रहा था तो शायरी को उनकी कमजोरी मानकर तत्कालीन मेजर हडसन ने उनका अपमान करने के लिए लिखा, जम जमे में जम नहीं, अब खैर मांगो जान की, है जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने सरलता और निर्भीकता से जो शायराना जवाब दिया वो तारीख में जफर
और हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों की दिलेरी की नई मिसाल बन गया, जिसकी गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आजादी के मुकदमे का यह शायराना अंदाज 1857 के इतिहास के पन्नों का एक बेशकीमती दस्तावेज है, जो कई सारी गलतफहमियों को दूर करता है। अंग्रेजों की गलतफहमी को कार्ल मार्क्स, राकोवस्की जैसे बुद्धिजीवियों ने भी दूर करने की कोशिश की थी। 150 वर्ष पूर्व बल्गारिया के पत्रकार लेखक राकोवस्की ने लिखा था, भारत को अवश्य ही स्वतंत्र होना चाहिए। भारत पर इंग्लैंड का नहीं, भारतीयों का राज होना चाहिए। आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। राकोवस्की और भारत के 1857 के बारे में जाने माने स्लावी भाषाविद प्रोफेसर जी मुखर्जी कहते हैं, बुल्गारियन डायरी 1857 नंबर 2 में और 3 जुलाई में इट वाज रिपोर्टेड दैट देयर वाज नो न्यूज अबाउट द इंडियन रिवोल्ट। और फिर फोर्थ इशू में 17 जुलाई 1857 में लिखा था, ऑनवर्ड्स एवरी number of the newspaper contain news about the fight in India, revolution in India। और उसमें दिखाया था जो अंग्रेज लोग इसका आँख नहीं छुड़ाने मांगता, इंडिया के ऊपर आँख उसको पड़ा है जो जिसमें उसको सब कुछ मिलेगा, प्लंडर था वो, ये एट्रोसिटीज था उनका, जो ह्यूमन जो आदमी को पेड़ में दरख्त में टांग दिया था सिपाही को, और गन पाउडर हिसाब से यूज किया था। इस सब ये बुल्गारिया का दिन में समय मिलेगा, आप कोई जाकर वो मैं अब ये 2 साल का 90 साल हो गया हमारा, अब हम रिसर्च वर्क इतना मैं नहीं कर सकता, फिर भी मैं करता हूँ। बल्गारियाई मामलों के एक और विशेषज्ञ प्रोफेसर एस्केविच का मानना है कि राकोवस्की भारतीय आंदोलन के समर्थक थे। राकोवस्की ने एशियन नामक स्तंभ में एक जगह लिखा है, अब हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस युद्ध में भाग लेने लगे हैं और अंग्रेजों को आगरा में हार खानी पड़ी है। उनके 500 लोग मारे गए। पंजाब और सियालकोट में फौजियों ने बगावत कर दी है और वहां पादरी को मार दिया गया है, पर वो हार गए हैं। हैदराबाद में भी खलबली रही। जब तक कानपुर नहीं ले लिया गया, वहां पर 300 महिलाएं एवं बच्चे मारे गए। दस्तावेज बताते हैं कि भारत के 1857 के संग्राम के बारे में विश्व के अनेक देशों में प्रतिक्रियाएं हुई। नेपाल, चीन, रूस, इटली, जर्मनी, अमेरिका तक अनेक दस्तावेजों और समाचार पत्रों में इसके प्रमाण मिलते हैं। भारत के अंदर या भारत के बाहर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं खोजी और कलमबद्ध की गई हैं, लेकिन अभी भी कई तथ्य हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। दस्तावेजों के आधार पर ही यह पता चलता है कि 1857 के नायक रहे अनेक क्रांतिकारी 1857 ईस्वी से बहुत पहले और 1857 ईस्वी के बहुत बाद तक कूटनीति के सहारे भी अंग्रेजों से लड़ते रहे। मर्दन सिंह के साहस के किस्से चंदेरी, सागर, ललितपुर, दतिया, झांसी, कालपी, बानपुर, ग्वालियर, आगरा से लेकर दिल्ली एवं लाहौर तक गूंजते रहे। दिनांक 30 सितंबर 1843 को अंग्रेज अधिकारी शेक्सपियर ने बख्त सिंह उवारीदार सिंदूरिया से प्राप्त सूचना के आधार पर महाराजा मर्दन सिंह को एक पत्र लिखा, जिसका उर्दू में आशय ये है। बानपुर राजा साहब, मुशफिक मेहरबान सलामत। बाद इश्तियाक मुलाकात मालूम हुआ कि जिन मजरूब ने मौजा मस्कूर को लूटा, आमद व रफ्त उनकी इलाका चंदेरी में है।
इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि अपने इलाके में ताकीद कर दीजिए कि कोई मजरूब को ना आने देवे। अलमरकूम 30 सितंबर सन 1843 ईस्वी। सन 1857 से बहुत पहले मधुकर शाह ने अंग्रेजों के बीच आतंक मचा रखा था और ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन को विश्वास था कि बानपुर के राजा की सहायता के बिना यह कार्य संभव नहीं था। लेकिन मधुकर शाह का क्या हुआ? यह आजादी की पहली लड़ाई का इतिहास जानता है। इसी तरह बानपुर के राजा मर्दन सिंह से सन 1842 से सन 1874 के बीच महारानी लक्ष्मीबाई, महाराजा बख्त बली से लेकर अनेक बड़े अंग्रेज अधिकारियों द्वारा पत्र व्यवहार किया गया और अंग्रेज सिविल सर्जन द्वारा उन्हें जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट यह सिद्ध करता है कि 1857 का संग्राम मात्र एक सिपाही विद्रोह नहीं था और न ही यह सच था कि उस संग्राम की लौ 1859 में बुझा दी गई थी। सच तो यह है कि 19वीं सदी के हर दशक में भारत का हर प्रांत, गांव, शहर, अनेक रियासत और पंचायत दास्ता से मुक्ति की चाह में छटपटा रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। उनकी शैली भले ही अलग अलग थी, पर मंजिल सबकी एक थी, आजादी। इनकलाब और तिरंगा तो बस प्रतीक थे। मेरठ एवं उसके आसपास दलित वर्ग में विशेषकर गाया जाने वाला एक गीत इसका उदाहरण है। घंटा घर भाई घंटा घर में 4 घड़ी, चारों में जंजीर पड़ी। घंटा घर भाई घंटा घर में 4 घड़ी, चारों में जंजीर पड़ी। जब घंटा घर बजता था, खड़ा मुसाफिर हंसता था वो बेधड़क। आगो देखो नई सड़क, नई सड़क पर बुआ बाजार, आगे देखो शाहदरा, शहर शाहदरा में लग गई आग, आगे देखो गाजियाबाद। आजादी की ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसका इतिहास बार बार और आज भी लिखा जा रहा है। इस पर कई बार फिल्में भी बनाई गई हैं। अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज इंटरनेट पर भी मौजूद हैं और भी अनेक दस्तावेज खोजे जा रहे हैं, परखे जा रहे हैं। मेरा नाम मिकेला पॉलिस है। मैं इटली से आई हूँ। इटली में एमए मिला वेनिस यूनिवर्सिटी में, हिंदी लिटरेचर में, और अभी जर्मनी में पीएचडी कर रही हूँ। और यहाँ भारत में आई थी इस स्कॉलरशिप से। ये स्कॉलरशिप सोआस लंदन से मिल गई है। भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ये भारतीय लोग से मना है जैसे पहला इंडिपेंडेंस वर्ड। मेरा नाम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और प्राचीन वाङ्मय से संबंधित मेरा जो मानसिक रुचि है इसमें होने के कारण हमने शोध वाला पक्ष को अपनाया और एक शोधार्थी के रूप में यहाँ मैं आता जाता हूँ। 1857 तिथि के स्मरण मात्र से ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ और मेरे ख्याल से एक आम नागरिक रोमांचित हो जाता होगा। तो ये बात तथ्यपूर्ण है कि कुछ बातें ऐसी इतिहास के गर्भ में अभी भी छुपी हुई हैं जो आम नागरिकों के लिए आवश्यक है कि उनको बाहर लाया जाए और उसमें रिसर्च किया जाए कि यह पांडुलिपि मिशन भी इस तथ्य को उजागर करने में जो है पूरा सहायता
कर सकती है और ऐसी कई पांडुलिपियां इनके पास होने की संभावना है जिसमें शोध करने की आवश्यकता है। जब हम सन 1801 से सन 1900 के काल चक्र पर नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि 19वीं सदी का हर दशक भारत में दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूरब तक अंग्रेजों के जुल्म और भेदभाव का जोरदार मुकाबला करने लगा। सदी के करवट लेते लेते आंदोलन के साथ बौद्धिक क्रांतिकारियों के प्रवेश ने भी आजादी को निर्णायक बल दिया और इससे भारत को आजाद कराने के सपने को सुनियोजित आकार मिला। दस्तावेज बताते हैं कि जैसे जैसे भारतीय बल एवं बुद्धि का तालमेल बढ़ता चला गया तो अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। 15 अगस्त 1947 भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। इस अप्रत्याशित कामयाबी के दस्तावेज आज भी शोध के विषय हैं। ये दस्तावेज उन महान शहादतों की याद दिलाते हैं जिनके बारे में हम अनजान रहे। आज भी इतिहास और इतिहासकार शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी की जेब से मिले कागज के उन ट्रेन के टिकटों को उन्मुक्तता से देखते हैं जिस पर सफर पूरा होने से पहले ही उन्हें बंदी बना लिया गया था। इस टिकट से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भले ही अपना सफर पूरा ना कर सके हों, पर इन टिकटों ने भारत की आजादी का सफर आसान बनाने में कितना योगदान दिया, इसकी गवाही आज भी इतिहास दे रहा है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी न्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। दस्तावेज 1857 आजादी की प्रथम लड़ाई पर केंद्रित। अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख हरेंद्र प्रसाद, प्रतिभागी स्वर अजय मनचंदा, अतुल आर्य, नीरज शर्मा, दानिश इकबाल और मंजू म्यानी। संगीत संयोजन ज्वाला प्रसाद और नरेश मल्होत्रा। प्रस्तुति सहायक भगवती प्रसाद शर्मा। समन्वय सोमदत्त शर्मा। प्रस्तुतकर्ता लता शर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।